जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल अधिकारी अड्डा पे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी लेखपाल की भर्ती आ चुकी है और इस बार कुल पद आप देख सकते हो कि 7,949 पद कुल आई हैं। तो साथियों, चलिए इस नोटिफिकेशन को हम अच्छे से जान लेते हैं कि आखिर इस नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें हैं, क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं है, क्योंकि 7,949 पद बहुत ज्यादा होती हैं और हमारे लिए एक, कह लीजिए ना, अगर जो एस्पिरेंट होता है उसके लिए एक सीट भी बहुत मायने रखती है, क्योंकि आखिर वो लड़ाई किसके लिए करता है? वो लड़ाई इस 7,949 पदों के लिए नहीं करेगा, वो लड़ाई सिर्फ किस लिए करेगा? इतनी भीड़ से तो सिर्फ एक सीट के लिए करेगा, है कि नहीं है? जाहिर सी बात है। अच्छा, लेखपाल। लेखपाल के बारे में बताने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि लेखपाल का आखिर काम होता क्या है। आप भी तो जानना चाहोगे ना कि ठीक है कि अगर कोई बच्चा एकदम नया है, ठीक है, जो जिनको आइडिया है उनको तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई बच्चा एकदम नया अभी आया हुआ है, अगर उनको कोई साथी, अगर कोई एकदम नया अभी आया हुआ है जिसको पता ही नहीं कि लेखपाल होता क्या है, ठीक है, उसने भर्ती देखी कि हाँ 16 दिसंबर के दिन ये नोटिफिकेशन आउट हो गया, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि लेखपाल होता क्या है, आखिर उसका जॉब प्रोफाइल होता क्या है। तो देखो, लेखपाल जो होता है उसका मेन जो काम होता है ना, बेसिकली जो लैंड रिकॉर्ड होता है, यानी कि जिसको हम लोग भूलेखा कहते हैं, उसको मेंटेन करने का होता है। ओके, साथ ही साथ जो रेवेन्यू रेवेन्यू जो जनरेट होता है उसका भी रिकॉर्ड ये क्या करता है? मेंटेन करता है। तो ये काम रहता है आमतौर पे किसका? एक लेखपाल का। ओके, किसका काम रहता है? ये आमतौर पे एक लेखपाल का। इतनी सारी काम रहती हैं। साथ ही साथ हम वही कह सकते हैं ना कि जो रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है तो उसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करता है कौन? तो एक लेखपाल। तो लेखपाल की इतनी सारी ड्यूटियां रहती हैं, इतनी सारी जिम्मेदारियां रहती हैं। तो चलिए अब आइए नोटिफिकेशन को देखते हैं और नोटिफिकेशन से समझते हैं कि आखिर क्या क्या इस बार के नोटिफिकेशन में दिया गया है। तो ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और आपको शायद दिख रहा होगा अच्छे से। देखिए, सबसे पहले तो इसमें दिया गया है क्या? विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि, कि किस दिन ये आखिर विज्ञापन, ये नोटिस आउट हुआ है। तो ये नोटिस आउट हुआ है 16 दिसंबर 2025 को। ये नोटिस कब आउट हुआ है साथियों? 16 दिसंबर 2025 को। अब आप बात करोगे कि आखिर इसका आवेदन यानी इसका एप्लीकेशन कब से भरा जा रहा है, कब से चालू हो रहा है, तो जो इसका ऑनलाइन आवेदन है उसकी तिथि 29 दिसंबर 2025 से, यानी 29 तारीख से, दिसंबर के 29 तारीख से आप इस नोटिफिकेशन के फॉर्म को क्या भर सकते हो कि ऑनलाइन जो इसकी प्रक्रिया है वो 29 तारीख से शुरू हो जाएगी। 29 तारीख दिसंबर। ओके, याद रखिएगा कि 29 तारीख यानी दिसंबर के दिन से, दिसंबर महीने के 29 तारीख से ये आपकी नोटिफिकेशन की क्या फॉर्म भरने की तिथि है, इस दिन से आपका स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो अंतिम तिथि है वो क्या है? 28 तारीख जनवरी में। कौन से जनवरी? तो 28 तारीख 2026, जो अभी हमारा नया साल आने वाला है, तो वही 28 तारीख को जनवरी में इसकी अंतिम तिथि है कि आप उतने तारीख तक नोटिफिकेशन आपका रहेगा, आप इतने तारीख तक लास्ट डेट है आपके फॉर्म भरने का। देखिए साथियों, और साथ ही साथ क्या है कि करेक्शन के लिए, अगर मान के चलिए कि अगर आपके पेमेंट से कुछ दिक्कत है कि शुल्क समायोजन या फिर आवेदन में संशोधन, अगर कुछ भी आवेदन में कुछ भी जो आपने फॉर्म भरा है अगर उसमें कुछ संशोधन करना है, तो उस संशोधन की जो आखिरी तिथि यानी अंतिम तिथि है वो कितनी है? तो 4 तारीख। ओके, फरवरी 4 तारीख तक ये अंतिम तिथि आपकी है। देखिए, आवेदन चालू कब होगा? तो 29 दिसंबर से आपका आवेदन चालू हो जाएगा। कब तक रहेगा? तो 28 जनवरी तक रहेगा। आखिरी तिथि कब तक है सुधार करने की? तो आखिरी तिथि है आपकी कब? 4 तारीख तक फरवरी में सुधार कर सकते। तो ये तो बात रही नोटिफिकेशन के बारे में। जो ये महत्वपूर्ण तिथियां थी इसको आप याद रखिएगा कि ये जो क्या है, ये आपके महत्वपूर्ण तिथि है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे इसी नोटिफिकेशन में लिखा गया है एक चीज कि इस परीक्षा को देने हेतु आखिर कौन लोग एलिजिबल हैं। तो जिन्होंने पीईटी टेस्ट यानी कि प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो उत्तर प्रदेश सरकार करवाती है, पीईटी टेस्ट जिन्होंने दिया है, वो भी कब का? 2025 का जो दिया है, तो वही लोग सिर्फ इसमें एलिजिबल हैं। आपका अंक इसमें मैटर नहीं करता है कि चाहे आपने वो शून्य लाया हो या फिर प्लस में हो, तो बस आपने इस एग्जाम को दिया हो, आपने 2025 में पीईटी का एग्जाम दिया होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण रहता है। ओके, तो आप समझ गए कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। तो ये आपको पता चल जाएगा खुद से कि आपने अगर पीईटी का एग्जाम दिया तभी आप एलिजिबल है।
और आपको पता है कि यूपी सरकार ने ये चीज लाया करके, क्या कहता है कि यूपी सरकार ने ये जो पीईटी लाया है, तो इससे आपको पता है कि ये एक तरह से क्या हो जाता है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है एक तरह से, क्या कि आप प्री की तरह देख सकते हो, है ना, कि प्री टेस्ट यही हो जाता है, उसके बाद आगे जितनी भी टेस्ट है आप दे सकते हो, एलिजिबल हो, है ना। तो आप सब होशियार है साथियों, तो वही बोल रहा हूं कि जिन लोगों ने 2025 की पीईटी टेस्ट दी है वही लोग सिर्फ एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए, जो लेखपाल का फॉर्म आया है इसको भरने के लिए सिर्फ वही लोग एलिजिबल हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, बात की जाए अगर शुल्क की, यहां पे क्या लिखा है कि अगर बात की जाए अगर आवेदन शुल्क की, तो देखिए आवेदन शुल्क के लिए साफ साफ लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों से आवेदन के स्तर पर ऑनलाइन आवेदन हेतु मात्र ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क ली जाएगी, यानी कि जो ऑनलाइन प्रोसेसिंग फी होती है, क्या बोला मैंने कि ऑनलाइन प्रोसेसिंग जो फी होती है सिर्फ वो ली जाएगी, ये नहीं कि आपसे वो फॉर्म भरने का पैसा ले रहे, नहीं, सिर्फ ऑनलाइन प्रोसेसिंग फी जो होता है वो आपसे लिया जाएगा और कुछ नहीं। देख सकते हैं आप यहाँ पे जो अन्य आरक्षित है यानी कि अनरिजर्व्ड हो गया, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आवेदन शुल्क किसी में भी नहीं लग रहा है, सिर्फ आप में इसमें लग क्या रहा है, तो ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क, और वो भी सभी के लिए क्या है, सामान्य है, यानी 25 रुपए सभी के लिए है। ओके, कोई दिक्कत इसमें आप सभी को? आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप समझ गए होंगे कि आपसे कोई भी क्या ऑनलाइन आवेदन के लिए पैसे नहीं मांगे जा रहे हैं, ऑनलाइन आवेदन का कोई फी नहीं है आपसे, फिर क्या कौन सा फी आपको देना है, तो आपको देना है सिर्फ क्या, ये जो प्रक्रिया होती है ऑनलाइन प्रोसेसिंग फी है, सिर्फ आपको वो देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नीचे एक और चीज लिखी हुई है कि मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थी द्वारा ही अलग से किया जाना होगा, यानी कि ये जो आप एग्जाम दोगे इसके बाद जो मेंस, मतलब प्री के बाद जो मेंस आपका होगा, तो जो कैंडिडेट सिर्फ मेंस के लिए सिलेक्ट होंगे उन्हीं से मेन आवेदन फी लिया जाएगा, बाकी सभी से नहीं लिया जाएगा। समझ गए? यहां तक तो आपको क्लियर होगा। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे इस नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ है, तो देखिए अब क्या बोल रहा है कि कितने पद जो आए हैं, जैसे मैंने आपको बताया जो कुल जो पद है, कुल कितने हैं, 7,949 पद है कुल, लेकिन उसमें से जैसे कि किस किस हिसाब से ये पद बांटे गए हैं उस चीज को समझ लीजिए। देखिए अब क्या बोल रहा है इसमें कि कुल विज्ञापित पदों की संख्या व उनके सापेक्ष लंबवत आरक्षण का विवरण, यानी कि इसमें आरक्षण की बात की गई है कि जो कुल पद आपके इस एग्जाम में है वो कितने, 7,949 पद कुल है इसमें। अब इसमें से कैसे कैसे बांटा गया, कैसे कैसे आरक्षण दिया गया उसको देख लीजिए। देखिए सबसे पहले अनआरक्षित यानी अनरिजर्व्ड के लिए 4,165 पद दिए गए हैं, अनुसूचित जाति के लिए 1,446 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 150 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1441 पद है, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए ये 792 पद है। हालांकि जो कैंडिडेट ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं उनको इस पे आपत्ति है 1441 पद, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट के अनुसार से 27% इसका 1441 नहीं, तकरीबन 2000 प्लस सीटें होनी चाहिए थी, लेकिन इनको दिया कितना जा रहा है, 1441 पद सिर्फ दिया जा रहा है। तो बाकी पद कहां गए, तो बाकी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए चले गए। ओके, तो ये चीज है, हालांकि इस पे अपना विवाद चल रहा है तो हम उस पर ध्यान नहीं देते, हम ये देख लेते हैं अभी कि इतने पद आए हुए हैं और कुल ये श्रेणियां है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है कि कुल विज्ञापित पदों के सापेक्ष शैक्षिक आरक्षण का विवरण। यहाँ पे बेसिकली जो ना महिलाओं के लिए जो आरक्षण है, जो 20% महिलाओं के लिए आरक्षण है उसकी बात की गई है। देख सकते हैं आप कि जो यहाँ पे महिला है उनको 1,592 पदे दिए गए हैं, जो कि क्या आरक्षित तौर पे। अब उत्कृष्ट खिलाड़ी उनको 152 पद दिए गए हैं, सैन्य वियोजित भूतपूर्व सैनिक उनके लिए 391 पद है। तो ऐसे ऐसे आपके, या फिर आप कह सकते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए आरक्षित कितने 152 पद है। तो कुल ऐसे पदों का विभाजन किया गया है किसके लिए, तो ये लेखपाल की भर्ती के लिए। ठीक है, आपको साथियों यहां तक तो समझ में आ गई होगी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बात की गई है, तो अहर्ता की बात की गई। तो आइए अहर्ता को समझ लेते हैं। क्या बोल रहा है कि अनिवार्य अहर्ता क्या है, कि उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा के अनुसार सेवा में लेखपाल के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को माध्यमिक शिक्षा, यानी कि बात की जा रही है एलिजिबिलिटी की, तो कम से कम उसको माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होनी आवश्यक है, यानी कम से कम आप 12th तो पास होने ही चाहिए इस परीक्षा के लिए। ओके, कहने का मतलब ये है। यहां पे आपको और कोई दिक्कत?
मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। आपको समझ में होगा कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात की गई और एलिजिबिलिटी में क्या बोला गया, कम से कम आप 12वीं तो पास होने ही चाहिए। आगे देखिए, आगे इसमें क्या दिया गया है कि आयु के बारे में, क्योंकि आयु भी तो बहुत जरूरी है। अब देखो आयु की बात की गई है तो आयु में यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जुलाई को, ठीक है, कि यानी 1 जुलाई यानी 1 जुलाई को जो आपकी आयु है वो 18 वर्ष की होनी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्या बोला गया है कि 1 जुलाई को जो आपकी आयु है वो 18 वर्ष की हो जानी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है, तो इस बात को साथियों ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो जो पुराना सिलेबस था लेखपाल का उसको पूरे तरीके से बदल दिया गया है। ठीक है, अभी क्या है कि 100 प्रश्न है और जो बेसिकली अंकों की संख्या है वो भी 100 है, लेकिन जो समय है वो कितना, आपको 2 घंटा दिया जाएगा, यानी 120 मिनट में आपको 100 प्रश्न सॉल्व करने पड़ेंगे, जिसमें से 100 अंक आपको मिलेंगे और इसमें निगेटिव मार्किंग भी है 0.2 का। ओके, चलिए देख लेते हैं। अब इसके सिलेबस को देख लेते हैं। सब देखो, सिलेबस को भी 3 भागों में बांटा गया, भाग 1, भाग 2 और भाग 3 में। अब पहले भाग में आपको कौन कौन से विषय पूछे जा रहे हैं, तो देखो भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। दूसरा आपका क्या है, भाग 1 में दूसरा पार्ट आपका क्या है, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान यानी पॉलिटी की बात की जा रही है। तीसरा इसमें क्या है कि भारत एवं विश्व का भूगोल ज्योग्राफी की बात की गई, भारतीय अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक की बात की गई है, सामाजिक। फिर क्या बोल रहा है कि ग्राम समाज एवं विकास, इसकी बात की गई है। फिर और क्या है आपके सिलेबस में कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की सामाजिक घटनाएं। फिर क्या बोल रहा है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। फिर क्या पर्यावरण के बारे में दिया गया। फिर डाटा इंटरप्रिटेशन यानी डीआई आपसे पूछा जा रहा है। उसके अलावा क्या, सामान्य हिंदी, इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है साथियों, ये याद रखिएगा। अब ये तो बात की हमने भाग 1 की। अब जो दूसरा भाग है, दूसरा भाग में आपको कंप्यूटर से पूछे जा रहे हैं और वो भी कितने प्रश्न, तो 15 प्रश्न कंप्यूटर से पूछे जा रहे हैं, तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और साथ ही साथ जो जीके है, उत्तर प्रदेश राज्य का जो जीके है, जनरल नॉलेज, उससे 20 प्रश्न देखने के लिए आपको मिलेंगे जो कि 20 मार्क्स के हो सकते हैं। यहाँ पे आपको साफ साफ सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, तो उसको और अच्छे से आपको तैयारी करनी होगी। ठीक है साथियों, चलिए तो यही था आपका टोटल नोटिफिकेशन के बारे में। आई होप सो आपको पूरा ये नोटिफिकेशन समझ में आ गया होगा। तो अब किसका आप इंतजार कर रहे हैं, अच्छे से तैयारी पे एकदम लग जाइए जम करके। और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप फॉलो कर सकते हैं अधिकारी अड्डा को। ठीक है, तो अगर आपको हमारा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली बार, तब तक आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जय हिंद साथियों।